देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कोरोना के संक्रमण की, जो लगातार दिल्ली नहीं देश के तमाम राज्यों में पैर पसारता जा रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि जो तमाम त्योहार अभी आए हैं उसके मद्देनजर ये संक्रमण बढ़ा है और लोगों की तरफ से भी कहीं लापरवाही बरती गई है। लेकिन इस पूरे संक्रमण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि दिल्ली में एक दिन में 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 131 लोगों की जान चली गई है। मामलों के साथ अब मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है और भी ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के मामलों का रिकॉर्ड टूट चुका है। एक दिन में 131 लोगों की कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। महज 10 दिन में सामने आए करीब 60,000 नए केस। दिल्ली में कोरोना की ये तस्वीर दहशत पैदा करने वाली है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 6,396 नए मामले सामने आए। इस वक्त दिल्ली में 42,400 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। जोन की संख्या भी बढ़कर 4,444 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 62,232 टेस्ट किए गए। कोरोना संकट के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी हरकत में आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ जीटीबी अस्पताल का दौरा किया और कोरोना से निपटने की व्यवस्था की जानकारी ली। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। दिल्ली सरकार ने अपने सभी कोरोना अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर को इजाजत दी है कि वो चौथे और 5वें साल के एमबीबीएस के छात्रों, इंटर्न और बीडीएस पास डॉक्टरों को कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टरों की मदद के लिए नियुक्त कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने में अस्पताल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसा मैनेजमेंट दुनिया के बड़े बड़े देशों में और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में देखा गया। जिस तरह से हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स ने और कर्मचारियों ने जिस तरह का शानदार मैनेजमेंट किया है। लॉकडाउन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बहुत जरूरी हुआ तभी 1-2 बाजारों को कुछ दिन के लिए बंद किया जाएगा। इस बीच दिल्ली की शादियों में अब 200 की जगह 50 लोगों के शामिल होने के प्रस्ताव को एलजी की भी मंजूरी मिल गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में सर्दियां बढ़ने के साथ कोरोना के मामलों पर काबू पाना बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। हमारे साथ डॉक्टर राजेश एम पारिक जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च एंड न्यूरो साइकेट्रिस्ट, जसलोक अस्पताल, मुंबई। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर नीरज निश्चल जुड़ गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स, और साथ ही डॉक्टर एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर एमसी मिश्रा, आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। एक दिन में 131 मौतें, 7,500 से ज्यादा मामले। ऐसे में आपका वर्जन क्या है? ये थर्ड वेव की शुरुआत है, थर्ड वेव का पीक है, या फिर आने वाले वक्त में और ज्यादा बदतर हालात आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने ठीक बात कही। हम लोग ये बात कह रहे हैं पिछले 1.5 महीने से, जब से नवरात्रे और दशहरे शुरू हुए। हम लोगों का ये अनुमान था कि बिकॉज ऑफ ये जो त्योहारों का मौसम आ गया है, इसमें ज़रूर केसेस में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में अपने तरफ से भी थोड़ा फैटीग है कि हम 6-8 महीने से बंद हैं। दूसरा, शॉपिंग का जो चल रहा है, बाज़ारों में जो भीड़ आप लोग दिखा रहे हैं, उसके अलावा जब भी नवरात्रे या दुर्गा पूजा या पंडालों में और दशहरे पे, फिर अब दिवाली का जो शॉपिंग का हमने हाल देखा, लग ही नहीं रहा कि कोविड जैसी कोई समस्या देश में चल रही है। लोगों को तो ऐसी कोई फीलिंग आ ही नहीं रही है। मास्क जैसे अभी मैंने लगाया हुआ है, मैं तो अकेला बैठा हूं कमरे में, तो मैंने इसीलिए लगाया हुआ है कि ज्यादातर लोग मास्क अगर है भी तो इस अवस्था में रख रहे हैं मास्क को। उनको मास्क को ऐसे रखना चाहिए। आधे लोग तो मास्क को ऐसे रखते हैं
और ज्यादातर लोग मास्क को ऐसे कर लेते हैं, आप सब्जी वाले से सब्जी खरीदिए, मास्क ऐसे है, और कहीं पे भी बाजार में जाइए, मास्क इस तरह से है। आपने देख लिया बिहार इलेक्शन भी हो गए, अब छठ का चल रहा है, इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है उसके पब्लिक प्लेसेस में नहीं अलाउ करेंगे, और तो उस पर पूरी इतना वो चल रहा है कंट्रोवर्सी 2 दिन से, बिना किसी मतलब के। ये लोगों के अपने स्वास्थ्य अपने हाथ में लेना चाहिए कि खुद अपना प्रिकॉशन लें, सरकार नहीं कहे तो सरकार को फोर्स करें। क्रैकर्स को कम किया गया दिल्ली में, गुड़गांव में मैं रहता हूं, वहां तो क्रैकर्स फॉर्चुनेटली नहीं चले उतने, लेकिन दिल्ली में तो कह रहे हैं दिवाली पे क्रैकर्स भी चले। टेम्परेचर्स कम हो गए हैं। हम गर्मियों में कहते थे कि एसी एनवायरनमेंट में मीटिंग्स मत करिए, एसी एनवायरनमेंट में वेंटिलेशन करिए, खोल दीजिए खिड़कियां दरवाजे। अब चूंकि सर्दी हो गई है तो लोग अब खिड़की दरवाजे फिर पोल्यूशन की वजह से घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करने पड़ रहे हैं, उससे भी घरों में अब आप देखिए हर घर में इन्फेक्शन फैला हुआ है इस समय। जहां मैं रहता हूं करीब मैं समझता हूं अगस्त और सितंबर तक वहां कोई केसेस नहीं थे। आज रोज हमारे ग्रुप पे आता है फलाने टावर में फलाने घर में सारी फैमिली संक्रमण हो गया है। तो इस तरह के लोगों ने दिवाली में पार्टीज माने नहीं, लोगों ने पार्टियां करी। अब उन छोटी पार्टी से इतना संक्रमण फैला है और जिसका अभी कोई रोकथाम नहीं हो रही। और अभी तो आपके 25 नवंबर को बहुत शादी का एक बहुत बड़ा वो आ रहा है, साल आ रहा है, जिसमें शादियां होंगी, इन्विटेशंस है। मैं तो जितने इन्विटेशन मेरे को आए, निमंत्रण आए, मैंने सबसे यही रिक्वेस्ट की कि भाई वेब लिंक क्रिएट कर दीजिए, हम वेब पे जुड़ेंगे शादी में, हम फिजिकली नहीं आएंगे शादी में। अब आप दिल्ली में तो उन्होंने 50 लोगों का डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। जसलोक अस्पताल से हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश, मुंबई में इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब महाराष्ट्र ने सारे राज्यों को पछाड़ दिया था, लेकिन इस वक्त स्थिति थोड़ी बहुत नियंत्रण में है। लेकिन मैं आपको पहले एक चीज ये कहना चाहता हूं कि मेरी राय ये है कि ये बिल्कुल तीसरी लहर नहीं है, ये पहली ही लहर अभी चालू है। जब पहली लहर खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग दूसरे लहर के बारे में सोच सकते हैं। 100 साल पहले जब इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक हुआ था उसमें 3 लहरें थी, और जो दूसरी लहर थी वो कई महीने के बाद आई और वो पहली लहर से बहुत ही ज्यादा थी। तो एक तो हमको ये याद रखना चाहिए ये हमारी पहली लहर है। दूसरा हमको ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा टेस्टिंग अभी तक जितना होना चाहिए बिल्कुल नहीं है। अभी हम लोग 10 लाख में करीब 90,000 से ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे आगे और 25 देश है जिनका टेस्टिंग हमारे से ज्यादा है। अमेरिका में 5 गुना टेस्टिंग हो रहा है जितना अभी इधर हो रहा है। तो टेस्टिंग का जरूरत है। देखिए, मार्च में मैं इंडिया टुडे पे राजदीप जी के साथ बात कर रहा था और वहां हमने ये चर्चा की थी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि टेस्टिंग बढ़ना चाहिए। जब टेस्टिंग ठीक तरह से चलेगा तभी हमको पता चलेगा कितने केसेस है और हमको आगे क्या करना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि परसों ही 1 साल हो गया जब पहली केस वुहान में रिपोर्ट हुई थी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा पैंडेमिक एक मरीज से शुरू हुआ है और फैलते जा रहा है। तो मुंबई की स्थिति अभी ठीक लग रही है, लेकिन ये त्योहार के आगे 2 हफ्ते बाद केसेस बढ़ते हैं, तो हमको 2 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि सचमुच स्थिति क्या है, और जब हमारी टेस्टिंग बढ़ जाएगी तो हमको पता चलेगा। डॉक्टर नीरज निश्चल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीरज, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि मेडिकल फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई जाएगी, बेड्स बढ़ाए जाएंगे, टेस्टिंग जिस संख्या में की जा रही है उसे भी बढ़ाया जाएगा, और साथ ही अब ये भी कहा गया है कि लास्ट ईयर के जो MBBS के डॉक्टर्स हैं उन्हें भी अब तैनात कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी और फटीग भी देखा जा रहा है। ये सब इंतजाम आप काफी मानते हैं या इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? देखिए, जब ये पैंडेमिक अभी हमारे देश में नहीं आया था, इनिशियल स्टेजेस थे, जब मार्च की बात है, जब हम बात करते थे तो हमने बहुत क्लियर किया था कि ये पैंडेमिक की फैटिलिटी रेट दो कम होगी, लेकिन जो ये मॉर्बिडिटी और जो पैनिक क्रिएट करेगा, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो होंगे वो इतना ज्यादा होंगे कि ये किसी भी अच्छे से अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंट्रीज को ओवरवेलम कर सकते हैं।
तो अब सिचुएशन वैसा ही कुछ दिख रहा है दिल्ली के अंदर की जो लोगों ने लापरवाही बढ़ती है इन स्पाइट ऑफ कि हमने कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, लेकिन वो फॉलो नहीं करने के चलते अब ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं एंड डेफिनेटली इससे सारी चीजें ओवरवेलम हो जाएंगी। एंड कंसिडरिंग कि जो ये हेल्थ केयर वर्कर्स जो ऑलरेडी 6-7 महीने से इस में लगे हुए हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं से फटीग आ जाएगी। तो किसी तरह से हमें एक नए वर्कफोर्स की जरूरत है, लेकिन अब ये एमबीबीएस स्टूडेंट से कितना हेल्प मिल पाएगा अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो अभी ट्रेनिंग में ही है, वो किसी के गाइडेंस में ही काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो अभी ये देखने की बात है कि ये उनके भरोसे हम इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने, नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं। तो आपके चैनल के थ्रू मैं फिर से जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, फेस्टिवल आप अगले साल भी मना सकते हैं अगर जिंदा रहे तो, और जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें। घर में खुशियों के चक्कर में आप ऐसा ना हो कि किसी के लिए एक जानलेवा साबित हो जाए, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई आपके नियर एंड डियर वन जो कोमॉर्बिडिटी के साथ है या उतने फॉर्चुनेट नहीं है, वो अपनी जान गंवा बैठे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन सब चीजों का ध्यान रखें और लापरवाही न बरतें। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, आपसे मेरा ये सवाल, क्योंकि लगातार इस महामारी को लेकर कई सारे तथ्य सामने आते रहे, कई सारे तथ्य ऐसे भी हैं जो विरोधाभास में रहे। कई लोगों ने कहा कि दोबारा आप इस संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, कई बार ये भी कहा गया कि ऐसा नहीं होता है, एक बार अगर आपको संक्रमण हो गया दोबारा नहीं हो सकता। क्या अभी तक पूरी रिसर्च और स्टडीज में सामने आया है? क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक ये पैंडेमिक चलेगा, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक पूरी रोकथाम और सारे एहतियात के बावजूद एक बार तो सभी को कोविड होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये महामारी लगातार फैल रही है, अपने पैर पसार रही है, कहीं ना कहीं ये डर और भय सबके मन में है कि एक बार आपको ये संक्रमण होना तय है जब तक आपको ये वैक्सीन नहीं लगती है। देखिए, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसकी आप तुलना करिए। देखिए, ये जो कोविड वायरस है, ये भी एक फ्लू वायरस है जो इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स होते हैं। उसमें केवल जो डिफरेंस है, अगर आप याद करिए, अपने खांसी जुकाम घर में होता है, एक जने को होता है, सबको होता है कि नहीं होता है जी। इसमें जो इसमें डिफरेंट है वो ये है, एक तो सिम्टोमेटोलॉजी, एक नया वायरस था जिसके सारी सिम्टोमेटोलॉजी लक्षण शुरू में पता नहीं थे। शुरू में आया कि साहब थोड़ी सी गले में खराश होगी, फीवर होगा और सांस में तकलीफ। अब सांस में तकलीफ हर एक को तो हो नहीं रही। इसमें 80% लोग तो वैसे ही ठीक हो रहे हैं जैसे पहले खांसी जुकाम से हो जाते थे। कुछ लोगों को ऑक्सीजन लगती है, फिर ठीक हो जाते हैं। एक थोड़ी सी परसेंटेज है जिनमें लंग इन्वॉल्वमेंट इतना कसके हो जाता है, साइटोकाइन स्टॉर्म इतना होता है कि वो फिर सेप्सिस हो जाती है, सेप्टिसीमिया, ऑर्गन डिस्फंक्शन, और वो आईसीयू में फिर उनको केयर चाहिए, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन चाहिए, वेंटिलेटर लगाया, और फिर बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु दर अगर आप देखें तो जैसे डॉक्टर निश्चल ने कहा कि इसकी मृत्यु दर आखिर में आप देखेंगे पैंडेमिक के लेस देन 0.1% ही रहेगी, लेकिन मृत्यु हो रही है। ये भी पता है 13.5 लाख लोगों की जान अभी तक सारी दुनिया में चली गई है। 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग इससे अफेक्ट हो गए हैं। भारत में भी अब जो हमारा चल रहा है 90 लाख के ऊपर हम पहुंच रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ भी 1.5 लाख से ज्यादा मृत्यु हो गई है। तो ये सब देखते हुए एक एहतियात जरूरी है इसमें। अब दूसरी बार इन्फेक्शन की बात जो ये है, ये देखा गया कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई, वो उस बेसिस पे शुरू हुई थी कि लोगों में एंटीबॉडीज बन जाते हैं और वो उन लोगों को भी संरक्षण देते हैं, और जिनको वो प्लाज्मा दिया जाए उन लोगों को भी फायदा हो सकता है। लेकिन जो अभी तक स्टडीज सामने आई हैं प्लाज्मा की, आईसीएमआर का एक मल्टी सेंटर ट्रायल भी आया है और बाकी जो भी आई है, तो हर एक में एक तो जो एंटीबॉडीज की मात्रा है और क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो उतनी ज्यादा नहीं है। तो हर एक में कितनी इम्यूनिटी बनी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कितनी बनी, टी सेल कितना जो उसमें बना जो इनको संक्रमण को रोकेगा, ये अभी तक इसका कोई जवाब किसी के पास है नहीं। ये हमारा एक गैस है कि हाँ ये एंटीबॉडीज बनती हैं, और ये एंटीबॉडीज तो बनती हैं, अब वो सस्टेन कितने दिन रहती हैं, एक तो ये सवाल है। लेकिन ये भी बात सच है कि बहुत सारे लोग जो ठीक हो गए हैं, कोविड हुआ और ठीक हो गए, तो उसमें से बहुत कम लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हुआ है।
लेकिन संभावना उनको इन्फेक्शन होने की है। और जैसे पहले एक मौसम में खांसी बुखार हुआ, उसी मौसम में दोबारा भी लोगों को होता रहा है। तो आपकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी बिल्डअप हुई है, ये उस पर भी काफी निर्भर करता है। इसलिए कंप्लेसेंसी, कहीं पे भी ये लापरवाही नहीं आ जाए कि मुझे हो गया अब दोबारा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप में एंटीबॉडीज बनी भी हैं तो वो सस्टेन अगर नहीं कर रही हैं तो वो आपको दोबारा हो सकता है इन्फेक्शन। लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसा देखा गया है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग एहतियात भी ले रहे हैं अब इन्फेक्शन होने के बाद। जी, तो लौटूंगी मैं आपके पास। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जसलोक अस्पताल से। डॉक्टर राजेश पारिक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जो एक बात एमसी मिश्रा जी ने यहाँ पर ये कही कि लगातार आपकी बॉडी इम्यूनिटी आपको हेल्प करती है इस महामारी से फाइट करने में, ताकि आप लंबे वक्त तक बचे रह सकते हैं इस संक्रमण से। लेकिन एक और चीज जो इस महामारी के साथ जुड़ी हुई है वो है सोशल स्टिग्मा। यानी कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आप पाए जाते हैं, टेस्ट आपका पॉजिटिव निकलता है, बहुत सारे लोग इसे सार्वजनिक ही नहीं कर रहे हैं। और यहां तक कि अगर अथॉरिटीज को पता लग जाता है और वहां पर स्टिकर लग जाता है उनके घर के बाहर, तो वो स्टिकर तक उखाड़ देते हैं। इस स्टिग्मा से कितना बचने की जरूरत है, क्योंकि ये एक फ्लू है जैसा कि सभी डॉक्टर्स मानते हैं, और ऐसे में सही वक्त पर आपको सही उपचार मिल सके तो आप ठीक हो जाएंगे। आपको किसी भी तरीके के टेस्ट से नहीं बचना चाहिए, ना ही इस बात से डरना चाहिए कि आप अस्पताल जाएंगे उसके बाद वापस लौटेंगे, आपको आइसोलेशन पीरियड में जाना पड़ेगा। ये सब चीजों को दरकिनार करते हुए लोगों को किस तरीके से अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है? जी बिल्कुल, आप बोल रही है सही है। माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। जो भी डॉक्टर मिश्रा जी बोले उससे मैं सहमत हूं कि री-इन्फेक्शन के ज्यादा केसेस नहीं है। पूरी दुनिया में 40 और 50 के बीच में ही री-इन्फेक्शन के केसेस का रिपोर्ट हुआ है। बंबई में 4 केसेस का रिपोर्ट हुआ है। तो री-इन्फेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नई बीमारी है, इसका रिसर्च अभी चालू है और इसको अभी हम लोग पहचान रहे हैं। पहले जो लिटरेचर आया था, जब पहले री-इन्फेक्शन के केसेस आए, तो ऐसे लग रहा था कि ये काफी फैलेगा। अभी इस हफ्ते में जो रिसर्च पब्लिश हुआ है ये भी दिखा रहा है एक्सक्यूज मी, पहले बार दिखा रहा है कि शायद 1 साल तक भी इम्यूनिटी चलेगा। तो लेटेस्ट रिसर्च दिखा रहा है कि इम्यूनिटी लंबे तक चल सकता है। ये प्लाज्मा थेरेपी के बाद में आपके ही चैनल पर आज तक की मैंने मई महीने में कहा था कि इसमें ज्यादा आशा नहीं रखना। जितना कैंपेनिंग हो रहा था, ये हो रहा था, उससे मैंने लोगों को कहा था कि फॉल्स होप, आशा नहीं रखना, क्योंकि इसमें भी रिस्क है। और अभी आईसीएमआर के स्टडीज, पूरी दुनिया में स्टडीज आए हैं, ये प्लाज्मा थेरेपी का कोई भी मतलब नहीं है। तीसरी बात यह है कि हाँ, मिश्रा जी बोल रहे हो खांसी जुकाम के जैसे है, लेकिन बहुत ही बड़ा फर्क है। खांसी जुकाम से लॉकडाउन नहीं होता है, खांसी जुकाम से माइग्रेंट लोगों की तकलीफ नहीं बढ़ती है, और खांसी जुकाम से इतनी मौतें नहीं होती है। तो ये सही है कि हमको डिस्टिग्मेटाइज करना चाहिए, लेकिन हमको सावधान भी रहना चाहिए। हमने एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए कि इसमें कुछ नहीं है, हम फिक्र नहीं करेंगे। हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन आप जो बोल रही हो बिल्कुल सही है। जब हम इतना स्टिग्मा रखेंगे इस पर, तो लोग केसेस रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्लोज रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये फैलते जाएगा। इसका एक ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि जितने केसेस है उसको टेस्टिंग से डिटेक्ट करना चाहिए, और जैसे ज्यादा लोगों में ये डिटेक्ट हो जाएगा तो फिर तो स्टिग्मा कम ही हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हर घर में, जैसे मिश्रा जी बोल रहे थे, किसी न किसी को हो जाएगा, तो स्टिग्मा वैसे भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और अब कोर्ट ने भी ये बात मानी है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर जान बचेगी तभी त्योहार मना पाएंगे, और ऐसे में लोगों को खास ध्यान रखने की जरूरत है। जो जितने भी त्योहार अभी आ रहे हैं उसके मद्देनजर कहीं पर भी भीड़ भाड़ ना करें, ये माना गया है। डॉक्टर नीरज निश्चल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर फेज वाइज अनलॉक किया गया, जिस तरीके से तमाम ढील दी गई, उसके बाद हमने एक नया सर्ज, एक नया राइज देखा कोरोना के मामलों में। हालांकि उसमें त्योहार का भी बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि टेस्टिंग भी बढ़ी है, और यही वजह है कि ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। देखिए, टेस्टिंग बढ़ने से केस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, ये कहना थोड़ा गलत है। क्योंकि अगर टेस्टिंग बढ़े, केसेस ना हो, तो वो केसेस, पॉजिटिव केसेस बढ़ेंगे नहीं।
तो जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी, क्योंकि देखिए लाइफ लॉकडाउन में पूरी तरह से हमेशा के लिए नहीं चल सकती है, ये वायरस हमारे सोसाइटी में आ चुका है, तो लॉकडाउन अगर करके कल दोबारा खोलते हैं फिर से वापस वही परेशानी शुरू होगी अगर हम जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं अगर वो हम नहीं करते हैं। तो हमें वायरस के साथ सरवाइव करने का जो तरीका जो हमने सजेस्ट किया था कि भाई मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, हैंड हाइजीन के बारे में बात कीजिए, अगर बीमार है तो घर के बाहर नहीं निकलिए। जो टेस्टिंग की बात है, आप टेस्टिंग करेंगे, अगर मुझे कोई बीमारी के सिम्टम्स है, अगर मैं किसी को बताऊं ही नहीं, घर पे रहूं या फिर अपने दोस्तों से मिलूं, वर्क प्लेस पे जाऊं, टेस्ट नहीं करवाऊं, तो फिर ये पिक होगा नहीं, प्लस मैं इतने लोगों को इन्फेक्ट करूंगा। तो ये बिहेवियर चेंज करने की बात है। जब तक आप बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई मिलिट्री इस पेंडेमिक को कंट्रोल नहीं कर सकती है एक डंडे के बल पे। तो ये एज अ ह्यूमन सोसाइटी में रहने का जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कि अगर हम बीमार हैं तो हम टेस्ट कराएं, और जब तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आता हम आइसोलेट रखें अपने आप को। कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस की जो बीमारी है, अगर उसके साथ अगर आप स्टिग्मा अटैच करें, फॉर एग्जाम्पल HIV, इनिशियली इसके साथ इतना स्टिग्मा था, दैट्स वाई कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया, लोग छुपाते रहते थे और एक तरह से ये वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक की तरह हो गया। लेकिन एक बार जब स्टिग्मा इस बीमारी से हटा दिया गया तो एवरीथिंग फॉल इन प्लेस, और अब जो है HIV को लेकर हम उस वे में परेशान नहीं होते हैं और ये बीमारी मोर और लेस कंट्रोल हो चुका है। तो वैसे ही कोविड-19 के साथ शुरू में हमने काफी स्टिग्मा अटैच कर दिया। हम जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते थे उसकी जगह लोगों ने इमोशनल डिस्टेंसिंग अपनाना शुरू कर दिया। अगर किसी को कोविड हो गया उसको बाइकआउट एक तरह से करने लगे, रादर देन कि उनका हालचाल, ऑफ कोर्स घर के अंदर जाकर आप नहीं पूछिए, लेकिन हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉल करके, फोन कॉल करके आप पूछ सकते हैं, हालचाल पूछ सकते हैं, कोई सामान की जरूरत है उनके घर बाहर रखवा सकते हैं। तो इस तरह से जब तक हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, ये स्टिग्मा रहेगा, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहेंगे। सिर्फ टेस्टिंग बढ़ने के चलते नंबर ऑफ केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में नंबर ऑफ केसेस बढ़े हुए हैं, एंड दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से भी परेशान हैं कि सारे मार्केट, सारे बाजार खोल दिए गए, वहां पर भीड़ भाड़ तो देखी जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत दूर की कौड़ी है, और साथ ही मास्क भी लोग नहीं पहन रहे हैं। इस बात का जिक्र आप भी चर्चा में कर चुके हैं शुरुआत में। लेकिन क्या सिर्फ अब एसेंशियल आइटम्स की दुकानों को खोले जाना जरूरी है? आप क्या राय रखते हैं, क्या पक्ष है आपका? किस तरीके से अब इस संक्रमण को हमें कंट्रोल में कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के संपर्क में है, मीटिंग्स का दौर चल रहा है, मंथन किया जा रहा है और धीरे धीरे कुछ चीजों को कंट्रोल किया भी गया है। यानी कि अगर पहले 200 लोगों को अलाउ किया गया था शादियों के लिए, अब ये सीमा दोबारा 50 पर पहुंचा दी गई है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम लोग इसीलिए बार बार पिछले 1.5 महीने से ये कह रहे थे, एक बार दिल्ली सरकार का भी मन बन रहा था स्कूल कॉलेज खोलने का, तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली आपके ही चैनल्स पे, जहां पे भी हम लोग डिस्कशन में थे, ये कहा स्कूल कॉलेजेस खोलने की गलती सरकार बिल्कुल ना करे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा संक्रमण बढ़ाने का एक और जरिया पैदा हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी, आपकी मेट्रो चलने से केसेस बढ़े, दिल्ली बॉम्बे में जो लोकल ट्रेन है उसकी वजह से, क्योंकि आप जितना मर्जी है आप कर लीजिए इंतजाम, हमारी जो जनसंख्या है उसका आप क्या करेंगे? लोगों की संख्या भी तो आप देखिए ना, कहाँ पे आप मेट्रो में कंट्रोल करेंगे, कहाँ पे आप बाजारों में कंट्रोल करेंगे? तो इसमें मैं ही समझता हूँ बिल्कुल ठीक किया है दिल्ली सरकार ने। मैं उनके इस निर्णय को बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि एक तो नंबर और पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द मैरिज हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 50। मतलब ये हो गया कि खाली घर वाले मिलके कर ले, शादी बहुत जरूरी है तो कर लीजिए, ठीक है, आप करना चाहते हैं शादी करिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि शादी भी लोग अभी रजिस्टर मैरिज कर लें और बाद में सेलिब्रेशन कर लें साल के बाद, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग कितना इमोशनल हो जा रहे हैं ये शादी, और उसमें पहले 100 लोग थे, अब आप कौन कंट्रोल वहां करेगा? 100 की जगह 150 हो गए, 2, और इतना ज्यादा संक्रमण फैला है इन छोटी छोटी पार्टी से भी। जैसे मैंने कहा दिवाली पे तो अब 50 लोग भी काफी नंबर हो जाता है। मेरे को किसी के एंगेजमेंट थी, निमंत्रण आया, तो उन्होंने कहा हमने खाली 100 लोगों को बुलाया है। तो मैंने कहा देखिए, हम तो वेब से जुड़ेंगे, हम वहां पे नहीं आएंगे, क्योंकि 100 लोग में आप फिर मांस उतारेंगे, आप कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, तो वो मतलब उसको रोकने का कोई तरीका नहीं। और ये स्टिग्मा इसीलिए है कि इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है ये वायरस। हालांकि अगर आप मीजल्स की तुलना करें, मीजल्स की तुलना में देखें
कि ये वायरस कितना इन्फेक्टिव है। मीजल्स जो है 18 से 20 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है, लेकिन ये चूंकि सामने बात करने से फैलता है, इसलिए डिस्टेंस बनाना इसलिए जरूरी है। घर में भी हम इसीलिए कह रहे हैं कि डिस्टेंस बनाएं किसी अपने जो लोग हैं सबसे। तो तभी बिल्कुल दिल्ली सरकार ने ठीक किया है। और छठ पे इतना ज्यादा हो रहा था कि अलाउ नहीं कर रहे, तो क्यों करना है आपको। दिवाली पे भी हम लोगों ने अपने को संयम रखा और लोगों ने हमें फोन किया, हम आना चाहते हैं। हमने कहा भैया अभी दिवाली इस बार जो है आप फोन पे ही कर दीजिए, बधाई दे दीजिए, आने की आवश्यकता नहीं है। और इतना ज्यादा हम लोग एहतियात ले रहे हैं कि घर में आता है सामान आता है तो नीचे रख जाते हैं, फिर हम अपना उठा लाते हैं। बिल्कुल हम लिफ्ट में भी जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं। अभी दफ्तर में भी बैठा हूँ मैं, कोई भी आता है मैं फौरन मास्क अपने मुंह पे लगा लेता हूँ। तमाम त्योहारों चाहे वो गणेशोत्सव ही क्यों ना हो, महाराष्ट्र में हमने देखा था किस तरीके से वहां एहतियात बढ़ता गया और साथ ही पब्लिक गैदरिंग पर भी पाबंदी लगाई गई थी। और वही हाल हमने दुर्गा पूजा पंडालों में भी देखा था, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ तक कि किसी को भी पंडाल के अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई थी। पारिक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पारिक जी, ये कहा जा रहा है कि मॉडर्ना और फाइजर लास्ट स्टेज में है वैक्सीन ट्रायल के। अगर वैक्सीन हम यूं माने कि अगले साल की शुरुआत में आ जाती है, जिस भी महीने में आती है, उसके बाद पूरी जनसंख्या तक वैक्सीन पहुंचने में आप क्या अनुमान लगाते हैं, कब तक पूरी जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की उसे ये वैक्सीन मुहैया हो पाएगी? देखिए, ये दोनों वैक्सीन ठीक तरह से चल रहे हैं। मॉडर्ना ने 2 महीने के अंदर ही जब जेनेटिक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ था तो उनका वैक्सीन रेडी था और उन्होंने पहले 8 मरीजों पे ट्राई किया था और सफल हुआ था। अभी 3 वैक्सीन शायद आ जाएंगे जनवरी फरवरी में। लेकिन नेहा जी, हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी जनसंख्या नहीं, हिंदुस्तान की जनसंख्या नहीं, ये पूरी दुनिया में 7 बिलियन डोजेस जब तक नहीं पहुंचेंगे तो सब लोग को प्रॉब्लम रहेगा। ये जो वायरस है वो ये नहीं देखता है कि ये कौन सा देश है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, ये सभी जगह फैल सकता है। तो पूरी दुनिया को वैक्सीन मिलने की जरूरत है। अगर हमको मिलेगा और अफ्रीका में नहीं मिलेगा तो ये वापस आ जाएगा, ये कोविड-19। तो इसके लिए करीब 2 साल तो कम से कम लगेंगे जब तक सबको मिल सकता है। इसका अर्थ क्या है कि हमको सावधान रहना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद भी 1 साल के लिए हमको ये प्रिकॉशंस रखने लगेंगे। एक बहुत ही मशहूर मेडिकल हिस्टोरियन है डॉक्टर हैरोल्ड मर्कल करके, उन्होंने 500 सालों में जो पैंडेमिक्स हुए हैं उसका उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च किया है और उन्होंने हमको सबसे बड़ा सबक ये कहा है कि जब भी ट्रांसपेरेंसी रहती है, जब भी सबको पता चलता है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो हिस्टोरिकली पैंडेमिक्स कंट्रोल में आ रहे हैं। आपने स्टिग्मा की बात की, एक तरह का पॉलिटिकल स्टिग्मा भी है, राजनीतिक स्टिग्मा, क्योंकि जो स्टेट में बढ़ रहा है लोग कहते हैं ये स्टेट ठीक नहीं है, इनका ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, और ये स्टिग्मा भी बहुत ही बड़ा स्टिग्मा है। तो इसको भी कंट्रोल में लेना चाहिए। हमको ये सबक देखना चाहिए, जो सक्सीड हुए हैं उन्होंने क्या किया, जो फेल हुआ है उन्होंने क्या किया। अब देखिए, यूएसए दुनिया का सबसे एडवांस्ड कंट्री, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट, उन्होंने पहले मिनिमाइज किया गवर्नमेंट, ज्यादा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, और उनका भी नंबर 1 हो गया। साउथ कोरिया जैसे ही केसेस आ गए उसी दिन, एग्जैक्टली उसी दिन पहली केस साउथ कोरिया में और पहली केस यूएस में आई। साउथ कोरिया में टोटल ट्रांसपेरेंसी, आके बोले बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ी मुसीबत है, चलो टेस्टिंग करेंगे। इतना ज्यादा उन्होंने टेस्टिंग किया कि पूरी बीमारी को उन्होंने ताबे में ले लिया। एक छोटा सा दूसरी लहर आ गई, उसको जल्दी कंट्रोल में ले लिया। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमको स्टिग्मा तो खुद सोसाइटी में कम करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक स्टिग्मा, पॉलिटिकल स्टिग्मा कम होना चाहिए। और हमको, जैसे हमारे दूसरे कॉलीग्स बोल रहे थे, टोटली सावधान रहना चाहिए। वैक्सीन आएगा भी तो हमारा प्रिकॉशन चालू रहना चाहिए।
डॉक्टर नीरज मिश्रा, क्योंकि आप फ्रंट लाइन वर्कर्स के लगातार संपर्क में रहते हैं, किस तरीके से इस पूरे पैंडेमिक के दौरान उनके काम करने का तरीके में बदलाव आप देख पाते हैं, उनकी सोच में बदलाव देख पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल फटीग के अलावा एक मेंटल फटीग भी सेट इन कर जाता है, और यही वजह है कि लगातार ये कोशिश की जाती रही है कि उन्हें समय समय पर लीव्स दी जाती रहे, वर्क ब्रेक्स दिए जाते रहें, ताकि इस संक्रमण को जो मरीज इनसे जुड़े हुए हैं उनसे उनका ठीक तरीके से संपर्क हो पाए। लंबा ये अब संक्रमण चलने वाला है, ये बात तो हम मान ही चुके हैं जब तक वैक्सीन नहीं आती, और उसके बाद डॉक्टर पारिक ने भी माना है कि उसके भी 1 या 2 साल तक हमें तमाम एहतियात बरतने हैं। ऐसे में ये फटीग सेट इन ना हो, किस तरीके से उसकी तैयारी की जाती है? तो जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था कि डेफिनेटली एक पैनिक रिएक्शन जो हेल्थ केयर वर्कर में भी था कि भाई हम कैसे अंदर जाएंगे, कैसे काम करेंगे, खुद को कैसे सुरक्षित रखेंगे, घर वालों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कि ये भी टेंशन था कि इन्फेक्शन मैं अपने घर वालों को भी दे सकता हूँ। तो उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए रोस्टर कुछ इस तरह से हमने बनाया था कि भाई एक टीम जो है एक साथ 5 से 6 घंटे ही काम करे, उससे ज्यादा काम ना करे। केयर वर्कर्स को भी पूरी सावधानी अगर नहीं लेंगे तभी इन्फेक्शन होगा। अगर आप देखिए जो स्टडीज आई हैं जिनमें डॉक्टर्स को और हेल्थ प्रोफेशनल्स को जो इन्फेक्शन हुआ है, आईसीयू क्रिटिकल केयर के लोगों को सबसे कम हुआ है, क्योंकि वो पीपीई किट पहन के काम कर रहे हैं। प्राइमरी प्रैक्टिशनर्स को, फिजिशियंस को ज्यादा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था पेशेंट आया है बुखार का तो उसको कोविड है या कुछ और है, और बहुत नजदीक से देखा। फिर जब ये हुआ कि अब आप शील्ड लगा लें, मास्क लगा लें, वो भी लगाएं, आप भी लगाएं, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों में इससे थोड़ा सा सांत्वना भी आई और उससे इन्फेक्शन भी बचा आने का। वैक्सीन के बारे में मैं थोड़ा सा यही कहूंगा कि वैक्सीन इस पेंडेमिक में कितना काम आएगी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये पेंडेमिक वैक्सीन के आते आते शायद खत्म ही हो जाएगा। आगे आने वाले समय में जरूर वैक्सीन मदद कर सकती है, क्योंकि वैक्सीन में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं अभी, चाहे वो मॉडर्ना की हो चाहे वो फाइजर की हो। वो ये कह रहे हैं कि 95% 90% तक उन्होंने ट्रायल में इसको ठीक पाया कि ये इफेक्टिव है। सेफ्टी भी इंश्योर हो गई ज्यादातर वैक्सीन की। जो हमारी 3 वैक्सीन भारत में हो रही हैं, भारत बायोटेक, ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन और तीसरी जाइडस कैडिला वाली, और स्पुतनिक के भी ट्रायल शुरू हो रहे हैं। लेकिन इसमें अभी तो ये हो गया 2 डोज। अच्छा, वैक्सीन लग भी जाएगी तो उसके इम्यूनिटी बिल्ड होने में 6 हफ्ते 4 हफ्ते तो आपको देने पड़ेंगे सबको, तो इसमें इतना आसान नहीं है ये। फिर उसके बाद बड़ों में, बुजुर्गों में कैसे होगा ये वैक्सीन, बच्चों में कैसे होगी डोजिंग इसकी, और कैसे इसको सब तक 100% पहुंचाना तो सारी दुनिया में बहुत असंभव है। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि भाई 60 से 70% लोगों तक भी वैक्सीन 1.5-2 साल में पहुंच जाए, तो शायद आपको एक हर्ड इम्यूनिटी का जो कंसेप्ट है, हर्ड इम्यूनिटी इज नॉट एग्जैक्टली इम्यूनिटी, बट अगर अधिकतर लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए और इन्फेक्शन भी होता रहेगा उस दौरान लोगों को, जैसे दिल्ली के सीरो सर्वे में आया, करीब 1/3 लोगों को जिनमें सर्वे हुआ उसमें एंटीबॉडीज पाए गए, तो उनको लक्षण भी नहीं हुए या बहुत कम लक्षण हुए, पता ही नहीं लगा कि इन्फेक्शन होके निकल गया। ये भी चल रहा है, और इसका जो स्पेक्ट्रम है बीमारी का, एसिम्प्टोमेटिक से लेके सीवियर सिम्टम्स जो हो रहे हैं वो भी है, हम सबको पता है ये बात। तो अब फिर यही मैं कहूंगा कि मास्क इज द बेस्ट वैक्सीनेशन टुडे, जो हमारे पास है, जो साधारण है, जो कॉस्टली नहीं है, उसको आराम से आप, ये मास्क है मैं रोज जाता हूँ धो के सुखा देता हूँ, सुबह फिर ये सूख जाता है, मैं फिर पहन लेता हूँ इसको। तो ये करना इतना मुश्किल नहीं है, और अब ये भी लोगों को पता है कि मास्क लगाने से कोई ऑक्सीजन कम नहीं होती शरीर में। N95 सबको नहीं चाहिए, इस मास्क से आपको पोल्यूशन में भी मदद मिलेगी, तो क्यों नहीं हम ये फॉलो कर सकते हैं। और ये बहुत आसान चीज है, डिस्टेंसिंग जितनी ज्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर सामने रखने के लिए, क्योंकि एक ऐसा संक्रमण है जिससे हम लगातार जूझ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, और अब सोचना ये जरूरी है कि कैसे अपना बचाव कर सकें, अपने आसपास के जो लोग हैं उनका बचाव कर सकें। इसके लिए मास्क हमेशा लगाए रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।